कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाकया मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा और फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होते तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 15 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घुमाने ले चलो ना, तो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राज़ी हो गया। कहानी है 40 साल के इरफान की। मैं, मेरी पत्नी जीना और बेटा नवाज घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिनों में पूरा जयपुर घूम लिया था, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। अब क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे। अब क्योंकि बस भी थोड़ी खचाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। रात के करीब 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। नवाज तो सो गया था, लेकिन मुझे और जीना को बीच बीच में हल्की सी झपकी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी सी जगह थी, ऊपर से खचाड़ा बस। मुझे तो अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो बस को तेज़ रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से भी डर लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस इतनी रफ्तार से मत चलाओ, थोड़ी धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस की रफ्तार को धीमा किया, धीरे से चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस बस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार धीमी करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पर, और हम इस इलाके को जितना जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए ना उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुन के सबने कहा चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर और बढ़ी और फिर रुक गई। सब घबरा गए कि अचानक से ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी घबरा जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस से नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयना करने के बाद पता चला कि बस के पीछे के दोनों टायर, दोनों पहिए पंक्चर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं थे कि उसकी मरम्मत की जा सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूँ खराब हो जाना, सबके जैसे होश उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए, अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने में लग रहा था कि कोई
बहुत पुरानी सी धर्मशाला है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तब एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में कुंडल भी पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक जवाहर जैकेट पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने के ऊँट की चमड़े से बने जूती पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंक्चर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत कोई ना, ये धर्मशाला तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो मुसाफिरों का ख्याल रखे हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा वो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने के लिए राज़ी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमारे को तो बड़ी खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी का भरा मटका, बड़ी सी टोकरी में पूरियाँ तल के रखी हैं और उस बड़ी सी बाल्टी में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल, आप सब अपना खाना परोस लियो। महिलाएं धन्नो के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार खाना खा के सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा ले। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम खत्म कर लिया, खाना खाया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। अब मेरे पास ओढ़ने वाला कंबल था, इसलिए मैंने अपने बेटे को साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल लेकर ओढ़ कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर से सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ मदद मांग रहा था। कोठरी के लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन सबको यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जब जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ कोई कोठरी, कोई धर्मशाला नहीं थी। सब गायब हो चुका था। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा हुआ था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी हुई थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। ये सब देखकर हम हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उनको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक धर्मशाला हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं भी रहती हैं जो लोगों को मार देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो
ये आत्माएं उनसे बचाव करती हैं लोगों का, भटके हुए मुसाफिरों का। इसलिए वो लोगों की मदद करने आते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई उनकी बातों के बाद। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें जाकर बैठ गए, अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। कुछ जगहों के साथ कुछ ऐसी कहानियाँ जुड़ी होती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी कहानियों पर कोई तब तक यकीन नहीं करता जब तक कि खुद के साथ ऐसा कुछ ना घट जाए, क्योंकि ये कहानियाँ हैं भूतों की। ये कहानियाँ हैं खून पीने वाले पिशाचों और इंसानी भेड़ियों की। ये कहानियाँ हैं उनके वहाँ होने की। क्या आपके पास भी है कोई कहानी? अपना ख्याल रखिएगा। रात के वक्त गली मोहल्लों की लाइटों का टिमटिमाना। ये खंभों पे लगी लाइटें आपको रास्ता तो दिखाती हैं, पर आपके ऊपर नज़र भी रखती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आज से पहले कभी आपका इस बात पर ध्यान गया हो या ना हो, लेकिन आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे। मैं मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे 2 दोस्तों के साथ रात के खाने के बाद रोज़ थोड़ा चक्कर लगाने जाता था, घूमने जाता था। उस वक्त हम घर से थोड़ी दूर एक सुनसान रोड पर घूमते थे और एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ बैठ जाते थे। पर पता है क्या, तब चक्कर लगाना तो और घूमना तो सिर्फ बहाना था। असल में मेरे दोस्तों को स्मोकिंग करनी होती थी और मुझे मेरे फ़ोन पर बात। पर जब कभी स्ट्रीट लाइट की लाइट अचानक बंद होती थी या बुझती थी तो मेरा एक दोस्त हमेशा एक बात कहता था कि चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं, और हम उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उसका कहना था कि जब कोई लाइट अचानक बंद हो जाए या फिर बंद चालू होने लगे तो वहाँ कोई बुरी ताकत होती है। अगर तुम घर से बाहर हो, घर में हो तो कोई बात नहीं, ऐसा होना मतलब उसके वहाँ होने की निशानी है। पर तब हम हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, पर शायद उसकी बात कहीं ना कहीं सच ज़रूर थी। ये मुझे उस रात के बाद पता चला। मैंने एक नई जगह पर नौकरी के चक्कर में एक नए शहर में शिफ्ट किया हुआ था। एक छोटी सी चौल थी जहाँ मैंने एक मकान किराए पर लिया था। यंग था तो शादी भी नहीं हुई थी और अकेला ही रहता था। ऑफिस में 4-5 नए दोस्त भी बन चुके थे। तो एक रात हम सब ने एक साथ डिनर का प्लान बनाया। दोस्तों के चक्कर में उस रात मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया था। एक दोस्त ने मुझे उसी की बाइक से मेरे चौल के ठीक सामने छोड़ा रात के वक्त, और वहाँ से फिर वो चला गया। अब खाना इतना खा लिया था कि कल सुबह पेट खराब ना हो जाए, इसलिए पास ही के एक मेडिकल स्टोर पे चला गया। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लगभग सब दुकानें बंद हो गई थी। मुझे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया तो मैंने उनसे पूछा, भैया यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है आसपास में? तो उसने कहा कि थोड़ा आगे गली के बाईं तरफ ही है। अपना छोटा सा आइसक्रीम का ठेला बंद करते हुए उसने मुझे बिना देखे ये जवाब दिया, और इतने में जो रोड की लाइट थी वो आँख मिचौली करने लग गई। यहाँ हमेशा की प्रॉब्लम है, इस पूरी रोड पर हमेशा ये शिकायत रहती है, रोज़ लाइट ख़राब होती है। वो आइसक्रीम वाला बिना देखे मुझे अपने आप में बड़बड़ाने लगा। गली के आखिर में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था। मैं उस मेडिकल स्टोर के अंदर गया और स्टोर वाले से कहा कि भैया थोड़ा सादा खा लिया है, कल सुबह कहीं पेट खराब ना हो जाए तो आप मुझे कुछ अच्छी सी दवाई दे दो यार। वो मुड़ा और एक सिरप की बोतल हाथ में लेते हुए बोला, 70 रुपये। मैंने उसे पैसे दिए, दवाई ली, मुड़ा और गली की तरफ चल पड़ा। और मुश्किल से 6-7 कदम चला ही होगा कि मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ज़्यादा ध्यान तो दिया नहीं, क्योंकि यहाँ इस शहर में मैं ज़्यादा जान पहचान मेरी थी नहीं यहाँ पे, तो कोई परिचित मिलने से तो रहा। कुछ कदम चलने के बाद वो आवाज़ और तेज़ हो गई और साथ ही एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, भैया। मैं पीछे मुड़ा तो घर के पास
खिड़की के पर्दे से छनकर आती हुई रोशनी में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब उसने कहा, भैया क्या मैं आपके साथ कुछ देर चल सकती हूँ? मुझे अंधेरे में थोड़ा डर लग रहा है। वो थोड़ी कांपती हुई सी बोली, हाँ बेटा ज़रूर। अब मैं कोई धर्मात्मा तो हूँ नहीं, पर यहाँ जॉब मिलने से पहले मैं गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों को पढ़ाया करता था, तो बेटा बोलने की आदत सी लग गई थी मुझे। मैं चल पड़ा उसके साथ और अब वो मेरे दाएं तरफ थोड़ा पीछे चलने लगी। ट्यूबलाइट अभी भी झपक रही थी। अब वो मुझे भैया बोल ही चुकी थी, तो उस झपकती हुई रोशनी में उसको देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि अंधेरे से डर लगता है या भूतों से? भूत से, वो थोड़ा ज़ोर से बोली। मैंने कहा कि इस गली में भूत कहाँ है? वो बोली, क्या पता, भूत तो कहीं भी हो सकते हैं। हाँ ये बात भी सही है, ऐसा डर तो भूत, प्रेत, दरिंदों और शैतानों से ही होता है। मैंने ऐसे ही थोड़ा बस उसे डराने के लिए कहा और वो चलते चलते रुक गई। वो बोली, आप मुझे डरा रहे हो? तब अचानक ट्यूबलाइट फिर झपकी और मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी। वो सही में बेटा कहने लायक थी। देखने से लग रहा था कि शायद 11th या 12th की स्टूडेंट थी, काफ़ी मासूम सी। उसने मेरी ओर घूरते हुए कहा, मैं रोज़ रात इसी गली से आती जाती हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। सॉरी बेटा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम डरपोक हो या नहीं। मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। और इतना बोलने के साथ ही ये ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। पर फिर भी हम बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैंने फिर से उससे बिना देखे पूछा। उसने कहा, कोचिंग क्लास से। अच्छा, किस चीज़ की कोचिंग? नीट की। अच्छा, तो डॉक्टर बनना चाहती हो? पर उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप आगे चलता रहा। अब गली में अंधेरा और भी बढ़ गया था। अब मैं मोबाइल की रोशनी में एक एक कदम आगे चलने लगा ताकि वो भी मेरे पीछे पीछे आराम से चल सके। अचानक मुझे कुछ घसीटने की और घूं घूं करने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं तुरंत पीछे मुड़ा। तुम ठीक तो हो ना? और तब मैं बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने उस लड़की को आवाज़ दी, हेलो, कहाँ गई? कहीं गिर विर तो नहीं गई ना? कहाँ हो? और उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं बस गली में इधर उधर भाग ही रहा था कि तभी एक गली के घर का दरवाज़ा खुलता है और एक आंटी बाहर आई और मुझे देख वो गुस्से से बोली, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, आंटी, एक लड़की अभी मेरे साथ साथ आ रही थी, वो अचानक से कहीं गायब हो गई। अच्छा, कौन लड़की? आंटी ने उसी गुस्से भरी आवाज़ में पूछा। वो किसी कोचिंग से आ रही थी आंटी, उसे डर लग रहा था तो वो मेरे साथ साथ आने लगी। अब मेरी बात सुनकर शायद आंटी को गुस्सा आ गया। नशा करके आए हो क्या? इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि इतनी रात में यहाँ कोई कोचिंग वोचिंग नहीं होती। मैंने फिर सफाई देते हुए कहा, नहीं आंटी, उसने मुझसे यही कहा था। पर आंटी मेरी बात सुनने को कहाँ राजी थी। आंटी ने फिर कहा, चुपचाप अपने घर चले जाओ और शोर मचाया तो पुलिस को बुला लूँगी। और फिर मैं बस चुपचाप अपने घर की तरफ चलने लगा। देखा तो गली की दूसरी तरफ पुलिस चौकी है। क्या पता उस बच्ची के साथ कुछ बुरा हो जाए। और फिर मैं पुलिस चौकी की तरफ तेज़ी से चलने लगा। तभी मुझे एक लड़की की दर्द भरी चीख और दम की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उस आवाज़ की तरफ भागा और तभी नीचे मेरे पैर पर कुछ टकराया, कुछ नरम सा था। मैं घुटनों के बल पर गिर पड़ा। अचानक अंधेरे में वो ट्यूबलाइट फिर से चमकी। अब मैं पसीने से पूरी तरह तर हो चुका था। मेरे पैरों के पास वही लड़की थी जिसके लिए मैं भाग रहा था। उसके नाक, मुंह और आँख से खून बह रहा था। उसके होंठ कट चुके थे और होठों के अंदर से दांत भी बाहर निकल रहे थे। ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में
खून से सना उसका चेहरा गोद में रखकर मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी फिर ट्यूबलाइट चमकी और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून सा जम गया जब मैंने खून से भरी उसकी आंखें खुलते हुए देखी और वो इतने खौफनाक तरीके से मुस्कुराई कि मेरा कलेजा हलक को आ गया। मैंने डर के मारे उसका सर जमीन पर जोर से पटक दिया और जल्दी से पीछे हटा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। शायद चक्कर खाकर मैं वहीं गिर गया, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मैं उन्हीं आंटी के घर में था जो कुछ देर पहले मुझे डांट रही थी। वहाँ उस आंटी के साथ एक अंकल और एक मेरी उम्र का एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी। कहाँ रहते हो? अंकल ने मेरे होश में आते ही मुझसे पूछा। जी वो पीछे मनमोहन चौल में रहता हूँ, 3 नंबर वाला मकान। वो 2 साल पहले मकान की छत से गिरकर मर गई थी। आंटी बहुत ही गंभीर होकर बोली, पर मैं शायद अभी भी ठीक से होश में नहीं था। मैंने हकलाते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? आंटी के बेटे ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, जब तुम चिल्लाए तो हम बाहर आए थे तो देखा कि तुम नीचे बेहोश पड़े हो। फिर पापा और मैं मिलकर तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। मैंने उसकी बात को बीच में काटते हुए पूछा, वो लड़की कौन थी और उसे क्या हुआ था? क्या वो ठीक तो है ना? मैंने होश संभालते हुए पूछा। है नहीं थी। 2 साल पहले वो मेरे साथ ही कोचिंग लेने जाती थी। एग्ज़ाम में फेल हो गई थी तो एक दिन उसने अपने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अभी भी वो सड़क पर कई लोगों को बैग लिए दिख जाती है। अब उनकी बेटी ने मेरी बात का जवाब दिया, पर उसकी वो बात सुनकर मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मेरी हालत देख वो अंकल और उनके बेटे मुझे घर तक छोड़ने आए। मैं अपने रूम तक तो पहुंच गया था, लेकिन मुझको बार बार उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था और उसके अगले ही दिन वो चौल छोड़कर वहां से चला गया। मैं हमेशा जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो असल में है वो बहुत कम दिखता है। आप भी आते जाते ख्याल रखिए, कहीं आपके आसपास भी तो कोई नहीं जिसे आप देख नहीं पा रहे। बचपन की बातें सभी को याद होती हैं, खासकर वो डरावनी बातें जब आपको लगता है कि कोई खिड़की से झांक रहा है, आपके पलंग के नीचे है कोई, कमरे की लाइट बंद होते ही लगता है जैसे कोई मेरे पास बैठा है। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की। जब आरव करीब 7 साल का था तो दीदी के हॉस्टल जाने पर उसने जिद करके दीदी का कमरा ले लिया। माँ पापा ने बहुत समझाया कि अकेले तुझे नींद आ जाएगी, अकेले तो तू सूसू करने भी नहीं जा पाता, लेकिन आरव अपनी जिद पे अड़ा रहा। रात को डिनर के बाद माँ ने फिर पूछा, पक्का ना तू अकेला सो जाएगा ना? आरव ने कमरे की दहलीज पर छलांग मारते हुए कहा, हाँ माँ, मैं अकेले सो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता डर वर। रात बढ़ते बढ़ते काफ़ी टाइम हो चुका था, सब ऑलमोस्ट सो चुके थे, लेकिन आरव को अभी नींद नहीं आई थी। उसका बेड एकदम खिड़की के साथ में था। पंखे की हवा से खिड़की पर लगे पर्दे लहरा रहे थे। उसे बीच बीच में बाहर गार्डन की झलक भी मिल रही थी। काफ़ी देर तक यूं ही चलता रहा, और एक बार जब फिर से वो पर्दा खिड़की से हटा तब बाहर गार्डन में लगे एक झूले पे ऐसा लगा जैसे वहाँ पे सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई बूढ़ी सी औरत वहाँ पे झूले पर झूल रही है। ये देख के आरव का दिल अचानक बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। पर्दा थोड़ी देर बाद या कुछ सेकंड्स के लिए ही वहाँ से हटा था, तो उसे बस एक झलक दिखाई दी थी, और जब दोबारा पर्दा हटा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देख के आरव को थोड़ा सा चैन आया। उसे लगा शायद मेरा वहम होगा, मगर कुछ ही सेकंड्स बाद जब दोबारा पर्दा हटा तो उसने देखा कि वो सफ़ेद कपड़ों में जो कोई झूल रहा था वो अब झूले के आगे खड़ा है और आरव की तरफ ही देख रहा है। ये देख आरव को डर के मारे पसीना आने लगा। ये देखने के बाद उसने खुद को सिर से लेके पैर तक पूरा ढक लिया, और अब इस सन्नाटे में उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी।
कुछ देर बाद उसने चादर को सिर्फ अपनी आँख के ऊपर से हटाया और हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा तो वो बूढ़ी औरत अब नहीं दिख रही थी। लेकिन आरव ने जो देखा था उसे सोच के वो अभी भी डरा हुआ था। उसने फिर से खुद को चादर से ढक लिया। थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे ऐसा लगा कि बाहर खिड़की को कोई नाखून से खरोच रहा है। ये सब आवाज़ें सुन उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसके हाथ पैर भारी पड़ चुके थे। उससे हिला तक नहीं जा रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कोशिश कर रहा था अपने हाथ पैर हिलाने की, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं। और कुछ देर बाद खिड़की पर आवाज़ आनी बंद हो गई। थोड़ी देर तक वहाँ एकदम शांति रही। इस डर से कि आवाज़ नहीं चली जाए वो सांस भी धीरे धीरे ले रहा था। तभी अचानक से कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अब तो डर के मारे आरव का रोना ही निकल गया, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं की। कदमों की आवाज़ उसके बेड के बिल्कुल पास से सुनाई दे रही थी। आरव का गला सूख चुका था। थोड़ी देर बाद अब ये आवाज़ भी आनी बंद हो गई। आरव अब बस यही सोच रहा था कि किसी तरह बस जल्दी से सुबह हो जाए और मम्मा पापा मेरे कमरे में आ जाएं। काफ़ी देर हो चुकी थी और कोई आवाज़ या कोई हलचल अब सुनाई नहीं पड़ रही थी। आरव ने हिम्मत करके चादर अपने मुंह से हटाकर खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने सोचा कि अब भागकर मम्मा पापा के रूम में चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बेड से उतरने की कोशिश की, वो नीचे उतरने के लिए देखा, खड़ा हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेड के नीचे से 2 हाथ निकले हुए थे और उन हाथों से खून टपक रहा था। आरव की ये देखते ही चीख निकल गई। चीख पुकार सुनने के कुछ ही देर बाद मम्मा पापा कमरे में आ गए तो आरव ने उन्हें सब कुछ बताया। वो रो रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, मगर उन्होंने कहा कि कोई डरावना सपना देखा होगा तूने। आरव मम्मा पापा की बात मान गया कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, पर खिड़की के कांच पर वो खरोच के निशान कुछ और ही कह रहे थे। खैर, उसके बाद से आरव कभी अकेला नहीं सोया। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसके दिमाग में वो रात एकदम वैसी की वैसी बसी हुई है। डर वो नहीं होता जब लोग हमें डराते हैं, असली डर वो होता है जब हम सच में डर जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। राजस्थान की कितनी ही कहानियां हैं हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में, भूतों के बारे में। इन कहानियों में कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें हम बता नहीं सकते। कोई कहता है कि हमारे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक था, पर वहीं कुछ ऐसी कहानियां हैं जहां बताया गया है कि राजस्थान के ओम सिंह राठौर, बुलेट बाबा, ज़रूर सुना होगा आपने इनके बारे में। जी हाँ, राजस्थान में एक ऐसे बाबा हैं जिनका नाम है बुलेट बाबा। उनका असली नाम ओम सिंह राठौर था। वहाँ के लोकल लोग इन्हें ओम बन्ना के नाम से जानते थे। राजस्थान में बड़े भाई को बन्ना कहते हैं। जोधपुर के पास पाली में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, बुलेट बाबा का। उस मंदिर के बाहर बुलेट रखी हुई है और उस बुलेट की रोज़ पूजा की जाती है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ आते हैं और बुलेट बाबा की पूजा करते हैं। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ था दिसंबर 1988 में, जब बुलेट बाबा यानी कि ओम बन्ना अपनी बुलेट चलाते हुए जोधपुर पाली हाईवे पर जा रहे थे और अचानक उनकी बुलेट इस गांव के पास एक पेड़ से जा टकराती है। उसी जगह उसी वक्त उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। अगले दिन सुबह जब गांव के लोगों को पता चलता है तो वहाँ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि ओम बन्ना कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। ओम बन्ना वहाँ के राज परिवार का हिस्सा थे। ओम बन्ना राजा जोग सिंह जी के पुत्र थे। ऐसे में एक ऐसे इंसान की अचानक मृत्यु हो जाना, जाहिर सी बात है आसपास के इलाके में हंगामा तो होना ही था। और ऐसा ही हुआ।
पुलिस ने वहां अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और एक्सीडेंट की वजह पता करने की कोशिश की। वजह पता करने पर मालूम हुआ कि जो ओम बन्ना की बाइक थी, बुलेट बाइक, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो हाईवे के किनारे एक पेड़ से जा टकराई और टक्कर बड़ी ज़ोरदार थी, जिस वजह से उनकी वहीं मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्या? पुलिस ने एक्सीडेंट वाली जगह से बाइक को जब्त कर लिया और उसे ले जाकर वहीं एक लोकल थाने में और गाड़ियों के साथ खड़ा कर दिया, जैसा कि अक्सर एक्सीडेंट केसेस में होता है। ये सब कुछ अभी आपको एक आम बात लग रही होगी ना, कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन अक्सर जो नहीं होता वो अब यहाँ से शुरू होता है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। जी हाँ, एक बुलेट जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत बुरी तरह से टूट फूट चुकी है, एक इंसान की जान चली गई है। पुलिस ने उस बुलेट को एक्सीडेंट के स्पॉट से उठाकर थाने में ले जाकर वहाँ पे उसको गैरेज में रख दिया और अगले दिन सुबह वो बुलेट वहाँ से गायब हो जाती है। खोजबीन होती है और काफ़ी हो हल्ला मच जाता है, क्योंकि ये बुलेट वापस उसी जगह पर पाई गई थी जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। इन सब के बाद पुलिस की टीम वापस से दोबारा उस जगह पर पहुँचती है। इस बार उस बुलेट को दोबारा उस जगह से उठाया जाता है और इसे फिर से थाने ले जाया जाता है। इस बार एहतियातन पुलिस वाले बुलेट का सारा पेट्रोल निकाल देते हैं, बुलेट के टायरों में चेन बांधकर उसे पुलिस थाने के गैरेज में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुबह अगले दिन फिर से वो बुलेट एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर फिर से पहुंच जाती है, वो भी अपने आप। और कोई भी नहीं जानता ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कोई नहीं जानता। धीरे धीरे ये कहानी इतनी प्रचलित हो जाती है कि लोगों का ये मानना था कि ओम बन्ना वापस आ गए हैं। ओम बन्ना अपनी बुलेट से इतना प्यार करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बुलेट को कभी नहीं छोड़ेंगे। ओम बन्ना का प्यार इस बुलेट के लिए देखते हुए वहाँ के लोगों ने इस बुलेट को वहीं रहने दिया। पुलिस ने भी इस बात पर कुछ नहीं कहा, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा कि अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही है। इसके बाद उस बुलेट को वहीं छोड़ दिया गया। जिस दिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की पुलिस ने और लोकल गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें ये बुलेट वहीं छोड़ देनी चाहिए, तो ठीक उसी रात ओम बन्ना की दादी के सपने में आते हैं खुद ओम बन्ना और उनसे ये कहते हैं कि दादी, मैं चाहता हूँ कि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरी बुलेट हमेशा इस दुनिया में रहे, मेरी बुलेट इस दुनिया में अमर रहे। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी बुलेट का एक मंदिर उस जगह पर बनवा दें। अगले दिन ओम बन्ना की दादी ने अपने बेटे श्री जोग सिंह जी को आदेश दिया कि उस जगह पर ओम बन्ना की बुलेट का एक मंदिर बनवाया जाए। अब राजा जोग सिंह अपनी माँ की बात को थोड़ी टाल सकते थे, और वैसे भी उन्होंने भी तो अपना एक पुत्र खोया था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा, तुरंत इस मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया और कुछ ही दिनों में बुलेट बाबा के नाम से बनकर तैयार हुआ एक भव्य मंदिर। सिर्फ इतना ही नहीं, ओम बन्ना के बारे में और भी कई कहानियाँ हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं यहाँ पर। उन्हीं में से एक कहानी ये है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर जो जोधपुर से पाली और पाली से जोधपुर ईंट लाने ले जाने का काम किया करता था, और वो हाईवे का इस्तेमाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाया करता था। वो ड्राइवर एक रात ड्राइव करते हुए इस गांव से गुजर रहा था। अचानक से उसे एक इंसान मिला जिसने हाथ देकर उसके ट्रक को रुकवाया। ट्रक रुकने पर वो इंसान ट्रक में चढ़ गया और ये लोग जोधपुर की तरफ निकल गए। धीरे धीरे जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ा, इस इंसान ने उस ट्रक ड्राइवर से ईंटों की सप्लाई की बात की और उससे कहा कि अभी अभी आपने जिस जगह से मुझे इस ट्रक में बैठाया है, आपको वहीं कल रात ईंटें गिरानी है। ट्रक ड्राइवर ने उनकी बात मान ली। इसके बदले में उस ट्रक ड्राइवर को 20,000 रुपये दिए गए। उस इंसान ने जो ट्रक में बैठा था
ये ट्रक जोधपुर पहुंचा और ये इंसान ट्रक से उतरकर वहां से चला गया, ये कहकर के वो कल उसी जगह पर उसका इंतज़ार करेगा। अगली शाम को ये ट्रक ड्राइवर ईंटों से लदा हुआ ट्रक लेकर उस बताई गई जगह पर पहुंचा, जो जगह उस इंसान ने बताई थी। वहां पर ईंटें गिरानी शुरू कर दी। जैसे ही ये ईंटें गिरने की आवाज़ हुई, आसपास के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ईंटें क्यों गिरा दी यहाँ पे तुमने। तो उसने बताया कि कल मुझे यहाँ पे ईंटें गिराने का ऑर्डर दिया था और उसके बदले में मुझे पैसे भी दिए थे ताकि मैं यहाँ पे ईंटें गिरा सकूं। तो गांव वालों ने उससे पूछा कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया, किसने कहा तुम्हें यहाँ ईंटें गिराने को। ये बातचीत करते करते उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान वहाँ ओम बन्ना की एक फ़ोटो पर जाता है, जो उस मंदिर के बाहर लगी हुई थी, और वो ओम बन्ना की फ़ोटो की तरफ इशारा करता है। गांव वाले इस बात से एकदम सन्न रह जाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर को बताया जाता है कि ये ओम बन्ना है। ओम बन्ना का देहांत हुए तो कई साल हो चुके हैं। अब इस ट्रक वाले ने ये दावा किया है कि उसने ओम बन्ना को देखा है। उस ट्रक ड्राइवर की बातें सुनकर पीछे से 2-4 लोग और आते हैं, जो बताते हैं कि कई बार रात को जब घर लौटने में देर हो जाती है और रास्ते में आते जाते उन्हें कोई बुरा साया या बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, तब ओम बन्ना उस बुरे साए से, उस बुरी आत्मा से उनका बचाव करते हैं, और जो गलत करता है उसे उसकी सज़ा भी मिलती है। लोग बताते थे कि ओम बन्ना जब दिखते थे तो वो कहते थे कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। आपने ओम बन्ना की कहानी यानी बुलेट बाबा की कहानी ज़रूर सुनी होगी। लोगों के मुताबिक उनकी आत्मा वहीं पे है जहां उनकी बुलेट है। आपको क्या लगता है इन कहानी से? बताइएगा ज़रूर। क्या अच्छी आत्माएं होती हैं जो बुरी आत्माओं से इंसानों का बचाव करती हैं? बताना ज़रूर कि आपको क्या लगता है, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के बारे में अगर कहें तो यहाँ इतिहास के इतने पन्ने हैं जो कई सारे राज से दबे पड़े हैं। एक जगह है जिसका इतना जिक्र नहीं होता। दिल्ली जैसे शहर के बीचों बीच में ये जगह प्रगति मैदान के पास है। इसके बारे में लोगों ने ना तो बहुत ज़्यादा सुना है ना बात की है। इस जगह का नाम है तलाकी दरवाज़ा। तलाकी दरवाज़ा ये जो नाम है अपने आप में थोड़ा अजीब है। जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, कुछ हिस्टोरियन से बात की, तो पता चला कि ये नाम असल में इस दरवाजे का कैसे पड़ा, कि इसका नाम तलाकी दरवाज़ा ही होना चाहिए। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया। तलाकी दरवाज़ा बेसिकली पुराने किले का दक्षिण छोर वाला दरवाज़ा है, जिसे तलाकी दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ उस वक्त के राजा थे, जो यहाँ राज किया करते थे, वो उसी दरवाजे से बाहर निकले थे अपनी पूरी सेना को लेकर एक जंग के लिए। और जब वो बाहर निकले थे तब पलटकर जो लोग पीछे छूट गए, चाहे उनका परिवार हो या उनके बच्चे, जो भी लोग थे, इनसे उन्होंने कहा था कि अगर हम जीतकर वापस ना लौटे तो ये दरवाज़ा मत खोलना। ये बात रखी गई थी और ऐसा ही हुआ। राजा और उसकी पूरी सेना इसी दरवाजे से बाहर निकली जंग के लिए, और ये उनका दुर्भाग्य था कि वो लोग अपनी उस वाली जंग को हार गए। ना सिर्फ हारे बल्कि राजा की भी मौत हो गई। उसके बाद से पुराने किले के इस दक्षिणी दरवाजे यानी कि तलाकी दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस राजा और जो लोग उस जंग में मारे गए थे उन सब की याद में। और तब से कहा गया है कि ये दरवाज़ा जाना जाएगा उस राजा की याद में और हमेशा बंद ही रहेगा, वो इस्तेमाल में नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो कहानी है, ये कहानी भी अपने आप में इतनी सही नहीं है, हिस्टोरिकली सही नहीं है। इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो राजा इस जगह पर राज किया करते थे वो थे शेर शाह और उनके पुत्र, और वो दोनों
कभी इस दरवाजे से लड़ाई के लिए निकले ही नहीं थे। तो एक अलग एंगल से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इस कहानी में कोई भी दम है। लेकिन एक बार के लिए मान भी लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि कोई राजा रहा होगा जो इस दरवाजे से बाहर निकला होगा, वो रणभूमि में गया होगा, वो हार गया होगा, उसकी मौत हो गई होगी और उसके बाद इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया होगा। इसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये हॉन्टिंग की खबरें कहाँ से आ गई? तो इसके लिए ये जानने के लिए यहाँ कुछ एएसआई के लोगों ने, कुछ हिस्टोरियन से, कुछ जानकारों से, कुछ लोकल लोगों से जिनके पास जानकारी है, जिनके पास कुछ पुख्ता सबूत है, जिसके दम पर कुछ बता रहे हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर ज़्यादा कुछ खास जानकारी नहीं मिली। किसी को ये पता नहीं था कि ये हॉन्टिंग की कहानियाँ कहाँ से आई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हॉन्टिंग्स क्या क्या होती हैं। लोगों ने क्या बताया है यहाँ के बारे में कि उन्होंने यहाँ एक जानवर की आत्मा को देखा है। वो ये दावा करते हैं, लोगों का ये मानना है कि कोई एक बड़ा सा जानवर है जो अक्सर एक साए के तौर पर यहाँ लोगों को दिखता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक अजीब से जानवर की आवाज़ को सुनने का दावा भी किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अपने आप में बड़ी अलग सी इन्फॉर्मेशन है। अब जाहिर सी बात है ये एक हिस्टोरिकल जगह है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते जाते हैं, घूमते रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जानवर की कहानी शुरू कहाँ से हुई। मान लेते हैं वहाँ कोई ऐसा जानवर भी है, कई सालों से लोगों को वहाँ डरा रहा है। हालांकि ऐसे कोई भी जिंदा जानवर के वहाँ होने की जानकारी ना तो वन विभाग वालों को है और ना वहाँ के लोगों को है कि दिन में उन्हें कभी कोई ऐसा खतरनाक जानवर दिखा हो। अब ये जगह दिल्ली के बीचों बीच प्रगति मैदान के पास, आबादी घनी वाला क्षेत्र, हर तरफ लोग भरे हुए हैं, 24 घंटे वहाँ हलचल रहती है। ऐसी सिचुएशन में एक बड़े और भयानक से जानवर का वहाँ होना और लोगों की नज़रों से छिप जाना, ये थोड़ा अजीब सा है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तो अगर हम बातें समझने की कोशिश करें यहाँ के लोगों के हिसाब से कि यहाँ एक बड़े सी जानवर की आत्मा है जो रात में यहाँ दिखती है और कुछ लोगों ने आवाज़ें भी सुनी हैं, क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? जब मैंने पहली बार यहाँ के बारे में सुना, एक बड़े से जानवर की आत्मा या कोई साया जो लोगों को दिख रहा है, जो लोगों को डरा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? अब मैंने इसके आसपास की जगह को देखना शुरू किया। क्या कोई जंगल है? हाँ, हो सकता है कोई ऐसी जगह जहाँ वो बड़ा सा जानवर छुप के रह रहा हो। फिर मैंने पाया कि इस जगह के आसपास कोई घना जंगल तो नहीं है और ना ही कोई ऐसी जगह के कोई बड़ा सा जानवर वहाँ सालों तक छिपा रहे सबकी नज़रों से और किसी को पता ना चले। अब इसके बारे में जानकारी तो जुटानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद वहाँ पर जाऊँ। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दिन के 12 बजे के आसपास कुछ लोग वहाँ पर थे। लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, कुछ बाहर ठेले वाले खड़े थे। अब अगर ऐसी कोई लोकेशन आपको देखनी हो, वहाँ के बारे में जानना हो, तो ये लोग बहुत बेस्ट होते हैं। इनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि ये लोग वहाँ रोज़ आते हैं। सुबह से शाम तक जब तक लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, ये लोग वहीं रहते हैं। अब इनकी रोज़ी रोटी भी तो यही है। अब मैंने वहाँ इनसे बातचीत करने की कोशिश की, डिटेल में जानने की कोशिश की कि क्या आपने कभी ये कहानियाँ सुनी हैं यहाँ के बारे में। आपको अगर रात में यहाँ देर हो गई और आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ हो, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा, ना हमने कुछ सुना है। मगर हम लोग कभी कभी जब सुबह जल्दी आते हैं तो कई लोग बताते हैं कि रात में उस फलाना आदमी के साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा अगर आप ठीक ठीक बताएंगे कि किसके साथ क्या हुआ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो बोला हमने सुना है कि 2-3 लड़के रात को अपनी गाड़ी में यहाँ आए थे, यहीं रुक गए थे, गाड़ी में शराब वगैरह पी रहे थे और 3-4 बजे के आसपास
उनको कुछ बहुत अजीब सी आवाज़ आई। उसके बाद वो डर के मारे अपनी गाड़ी में वापस बैठ गए। गाड़ी की हेडलाइट ऑन की और जैसे ही हेडलाइट जली तो उसकी रोशनी में सामने जो दरवाज़ा था, दरवाजे पर रोशनी पड़ी और उनको ऐसा लगा कि सामने दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा जानवर खड़ा है, बहुत बड़ा सा। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ से घुमाई और फटाफट निकल गए। अगले दिन वो वापस आए, करीब 2-3 बजे दिन में वो वापस आए और उनके साथ पुलिस वाले भी थे। और फिर यहाँ तलाशी शुरू हुई कि जानवर की तलाशी की जाए, पर ऐसा उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद 1-2 बार इसी तरीके के और हादसे हुए, क्योंकि ये जगह पे लोग अक्सर आते जाते हैं और रात को शराब वगैरह पीते हैं और फिर अपने चले जाते हैं, तो उनके साथ कई बार ऐसा कुछ हो जाता है। मैंने पूछा, आप लोग यहाँ डेली रहते हैं, डेली आते हैं, तो आप में से किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? तो सभी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ। अब यहाँ पर एक ऐसी जगह, दिल्ली जैसे शहर में जांच पड़ताल थोड़ी फंस जाती है। कोई कहता है कि इस जगह पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो कोई कहता है यहाँ कुछ नहीं होता। और सबसे अजीब वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ सुना है कि यहाँ पर कुछ होता है। तो अब यहाँ पर जांच फंस जाती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, यानी कि ये जो कहानी है, ये एक पत्रकार की कहानी है। तो अब इन्होंने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शाम ढलने के बाद, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, रात के तकरीबन 10 बजे मैं और मेरा कैमरामैन वहाँ पे पहुँच गए। मैंने कुछ कैमरे लगाए उस जगह पर, क्योंकि सबूत बहुत ज़रूरी है। हमें तथ्य नहीं, सबूत चाहिए। कुछ मोशन सेंसर अलार्म भी लगाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ वहाँ देखने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सभी सेंसर लग चुके थे। कुछ होगा तो मुझ तक खबर ज़रूर पहुँचेगी। समय बीतता गया। रात के करीब 2-3 बजे तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। जब मुझे यकीन हो चला कि इस जगह के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लगभग 4:30 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि हो सकता है मैं गलत टाइम पे वहाँ पे चला गया, क्योंकि जिस दिन या जिस रात को मैं वहाँ गया था उस समय वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। मतलब कहीं पर कुछ था, जैसे पार्टी वगैरह हो रही हो। म्यूज़िक की आवाज़ कानों तक आ रही थी। मुझे लगा इतने शोर शराबे में क्या पता वहाँ कुछ हो जो मुझसे शायद बच गया हो। अब हमने डिसाइड किया कि अगले दिन, मतलब रात को, फिर वापस जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इस बार हम ज़्यादा देर के लिए वहाँ नहीं गए। इस बार हम वहाँ पे 11 बजे से 5 बजे तक थे। अब जब हम दोबारा गए तो हमने सब कुछ वैसे ही किया जैसे पिछली रात को किया था। सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनें, सारे कैमरा, सेंसर, अलार्म सब वैसे ही लगा दिए। हम वहाँ देखते रहे, ढूंढते रहे। समय बीतता रहा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन कुछ नहीं। अब जब हमने सोचा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और घड़ी में तकरीबन 3:13 हुए। जी हाँ, टाइम बहुत अच्छे से याद है मुझे और शायद ज़िंदगी भर रहेगा भी। 3:00 हुए ही थे। मैंने अपनी गाड़ी से 1 बोतल पानी निकाला। मैंने पानी पिया, गाड़ी के अंदर पानी की बोतल वापस रखी, गाड़ी लॉक की, बाहर निकला। और जैसे ही मैं बाहर निकला और कुछ कदम चला होऊंगा, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और वहाँ से आती है एक आवाज़। बड़ी अजीब सी आवाज़ थी। जैसे ही ये आवाज़ मेरे पास आती है, एक बार के लिए मैं जहाँ पे था मैं वहीं खड़ा रह गया कि ये अचानक हुआ क्या। जो मैंने आवाज़ सुनी थी वो आवाज़ तेज़ थी, मतलब रात के सन्नाटे में काफ़ी तेज़ थी। ये आवाज़ मेरे दाहिने तरफ से आ रही थी। वहाँ उस साइड में झाड़ियाँ थी और ये आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो झाड़ियाँ मुझसे थोड़ी दूरी पर थी। और एक बात सच कहूँ, मैं वो आवाज़ सुनकर बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे लगा अगर ये कोई बड़ा वाला जानवर है जैसा लोग बताते हैं, जैसा कि उन्होंने कहानियाँ सुनी हैं, अगर वैसा कुछ है तो मैं करूँगा क्या। शायद अब वो बड़ा जानवर मेरे ऊपर छलांग मार देगा और मुझे चीर फाड़ के
मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और आज मेरा ये आखिरी दिन या आखिरी रात है। कुछ ही सेकंड्स में मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे और ये आवाज़ रुक नहीं रही थी, आती जा रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। थोड़ा वक्त लगा मुझे संभलने में। मैंने टॉर्च गलती से पानी पीते वक्त गाड़ी में ही छोड़ दी थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने फ्लैश लाइट ऑन की और तब मैंने वो टाइम देखा था, इसलिए मुझे वो टाइम ठीक से याद है। 3:13 पर जब मैंने वो आवाज़ सुनी थी तो मैं पूरी तरह से वहाँ स्तब्ध हो गया। वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े होना, बिल्कुल वैसा उस वक्त मैंने फील किया। मेरा कैमरामैन मुझ तक टॉर्च लेके आया और मैं धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ और वो आवाज़ धीरे धीरे और करीब, मेरे और करीब और तेज़ होती जा रही है। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई नहीं था और अब वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में कई बार आपको कुछ आवाज़ें आती हैं और ऐसी जगह पर जो कहते हैं कि हॉन्टेड लोकेशन है, वहाँ पर किसी ऐसी आवाज़ का होना सवाल तो खड़े करता है, आपके मन में डर बैठ जाता है। और यही तब मेरे साथ हुआ। एक बार को तो मुझे लगा कि आज मैं गया काम से, लेकिन सवाल अब भी यही कि वो आवाज़ थी किसकी और कौन था वहाँ, क्या चाहता था वो जानवर। अगर कहानियों की, उन लड़कों की या जो वहाँ ठेले वाले हैं उन लोगों की बातों पर यकीन करें कि यहाँ पे किसी जानवर की आवाज़ आती है, झाड़ियों से किसी जानवर की आवाज़ आती है, तो ये बात सच है। और वो आवाज़ जब आप अपने कानों से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो उस वक्त मेरे साथ हुआ। डर की सही भाषा मुझे उस दिन, मतलब उस रात, साफ साफ समझ आई। एक जानवर की आवाज़ वहाँ ज़रूर आती है, लेकिन वो कितना बड़ा जानवर है, कैसा जानवर है, इसका पता नहीं लग पाया। लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ है ज़रूर। वहाँ उस तलाकी दरवाजे पर आवाज़ कुछ आती ज़रूर है। आत्माओं और रूह का कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया भर में ऐसी कुछ जगहें होती हैं जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती हैं। अभी तक आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी हवेलियों के बारे में, कुछ जगहों के बारे में, पर आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये कहानी थोड़ी अलग है। कब्रिस्तान के बारे में, जहाँ पे एक वैम्पायर का राज है। जी हाँ, वैम्पायर का राज। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौतों के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया, लेकिन जो बन गया है आज वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती थी, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इस राक्षस को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हों और कोई साया जो आपके आसपास किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत, प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं पर सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उसका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती हैं। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से रहती हैं। हाईगेट कब्रिस्तान लंदन में बनाया गया एक ऐसा कब्रिस्तान है जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के साथ साथ यहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोगों की कब्रें भी बनी हुई हैं, जिसकी वजह से इसे जाना जाता है। इस कब्रिस्तान को सन
1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिनों लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उभरने के लिए लंदन ने अपने उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया। इस कब्रिस्तान में निर्माण से पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास या गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत भयावह स्थिति थी, बहुत भयानक। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उभरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट की रचना और आकार। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। ये कब्रिस्तान 37 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटा घर भी बनाया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को एक बड़े राजघराने के किसी इंसान को दबाया गया था, दफनाया गया था, और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। जैसा मैंने आपको बताया, इस कब्रिस्तान में भी बहुत सारी रूहें हैं जो गाहे बगाहे लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो आया था वो आया था सन 1970 में, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा भी शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा था और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के बाद 1 हफ्ते बाद ही एक और मामला सामने आया, जब एक कपल ने वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ रात से गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जिसकी लंबाई ना साधारण नहीं थी, साधारण इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाए, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्य से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख वो दोनों वहाँ से भाग गए। इस तरह की घटनाएं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली हैं, कई बार लोगों ने महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाली सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्र से लाशों को गायब होने का मामला भी सामने आ चुका है। आज इस कब्रिस्तान में बड़ी आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। आपने कभी महसूस किया है किसी रूह या आत्मा को? बताना ज़रूर और अपना ख्याल रखना। हादसों से भरी पड़ी है ज़िंदगी। कुछ हादसे जो दूसरों के साथ होते हैं, जिनसे हमें सीख मिलती है ताकि वो सब हम ना दोहराएं, और कुछ हादसे हमारे खुद के साथ हो जाते हैं कि सारी उम्र उनका डर बस जहन में रह जाता है। कहानी एक नौजवान की है जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो शायद कल्पना से भी परे है। अब ये कहानी आप सुनेंगे स्वास्तिक की ज़ुबानी। मेरा नाम स्वास्तिक है और ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। उस वक्त जो मेरे साथ हुआ था, उस वजह से मैं आज भी डरा डरा सा रहता हूँ। तब मैं पढ़ाई के रीज़न से अपनी माँ से दूर एक हॉस्टल में रहने के लिए चला गया था।
अपना खर्चा निकालने के लिए मैं वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों को रिपेयर करने का काम किया करता था। एक रोज़ ऐसे ही मुझे हमेशा की तरह कॉल आया। एक छोटा सा काम था, इसलिए मैं उनके घर चला गया। घर में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और 20 साल की एक लड़की थी, उनकी बेटी थी। जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि उस लड़की का सारा ध्यान मुझ पर है। वो बार बार मुझे ही देख रही थी, किसी न किसी बहाने मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे जब भी देखा तो वो अपनी माँ या पापा के पीछे छुपकर मुझे ही देखती, और जब वो वहाँ नहीं थे तो बातों बातों में उसने मेरा नंबर ले लिया। और अगले कुछ दिनों में हमारी आपस में बातें होने लगी, हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। बातें यूं ही चलती रही और वक्त बीतता रहा, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हम दोनों ने अपनी सेविंग से एक मकान किराए पर लिया। दोनों वहाँ साथ साथ रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और उसके बाद में चीज़ें अचानक से बदलने लगी। वो बार बार मुझसे लड़ने लगी, छोटी छोटी बातों पे मुझ पर गुस्सा करने लगी, बिना कुछ सोचे समझे भला बुरा कहने लगी। कभी कभी बात करते हुए उसका मूड बदल जाता था, कभी वो किसी पागल की तरह चिल्लाने लगती थी। एक रात तो उसने मुझ पर हमला भी कर दिया, ना जाने उसे क्या हुआ था। और फिर एक दिन उसने मेरी पूरी तरह से बेइज्जती कर दी। बिना वजह उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब तक मैं बहुत शांत था, ये सब सह रहा था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। पर उस वक्त मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। वो बिना वजह बार बार मुझ पर चिल्लाए करते थे। आखिरकार मैंने गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं भी कब तक सहता। मैंने उसी वक्त उससे रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। वो भी गुस्से में चली गई, पर मैंने अब उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन गुस्से में वो अपना सारा सामान लेकर घर से चली गई। वो कहाँ गई, कैसी है, मुझे कुछ नहीं पता था। उस रात जब मैं सो रहा था तो बीच रात मुझे खिड़की से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो खटखटा रही हो। मैंने उठकर देखा तो वहाँ वो लड़की थी, वही लड़की थी। वो चीखते चिल्लाते हुए वो खिड़की पर पत्थर फेंक रही थी। पर जब तक मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैं फ़ोन करता, तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। मैंने उसे उस रात के लिए माफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे उससे लड़ना नहीं था। और फिर मैं अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा के काम में ध्यान देने लगा। उसके अगले हफ्ते मैं अपने घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर उनकी दीवारों पर, जो घर की दीवार थी, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ था कि वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं जानता था कि जो हो रहा है ना, ये वही लड़की है। और तब मुझे याद आया कि अब भी उसके पास मेरे घर की एक चाबी है। इस बात से मुझे अब तो थोड़ा डर लगने लगा था कि वो कभी भी मेरे घर के अंदर आ सकती है और मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब भी मैं घर से बाहर होता था, मैं घर पे नहीं होता था, तो वो घर के अंदर घुसकर कुछ अजीब अजीब बातें लिख के चली जाती थी। कभी वो दीवारों पर पेंटिंग फाड़ देती थी, तो कभी तोड़ फोड़ कर देती थी। पहले तो वो पेंसिल से दीवारों पर लिखती थी, उसके बाद उसने मार्कर से लिखना शुरू कर दिया। पर हद तो तब हो गई जब उसने खून से मेरे घर की दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। वो हमेशा ही मुझे मारने की बातें लिखा करती थी। मुझे उसके इस बिहेवियर से बहुत डर लगने लगा था। तब मैंने उसी दिन अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे बात की, सारी कहानी सुनाई उस लड़की के बारे में, और मेरे साथ जो भी अजीब हरकतें हो रही थी मैंने सब बताया। जाहिर सी बात है, माँ अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहती है। तब मेरी माँ ने मुझे उस लड़की से दूर रहने को कहा। माँ ने कहा कि वो लड़की शायद दिमागी मरीज़ होगी। और फिर उसी रात मेरी माँ जब अपने कमरे में अकेले सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी खिड़की के बाहर कोई है जो खिड़की के कांच को बजा रहा है। माँ ने उठकर देखा तो वो उस लड़की को देखकर घबरा गई। उसने किसी चीज़ से कांच पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और अब वो लड़की मेरी माँ को खिड़की के बाहर से घूर रही थी और अजीब अजीब तरह से हंस रही थी।
कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई। मेरी माँ डरी हुई थी। माँ ने तभी मुझे फ़ोन किया और उस लड़की के बारे में बताया। मैं समझ गया कि ये वही लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। उस लड़की ने अब पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। इस बात से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो वो मेरे घर तक पहुंच चुकी थी और तब मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़की के घर जाकर उसके घर वालों से बात करूंगा। दूसरे दिन मैं उस लड़की के घर गया और उसके माता पिता को उसके बारे में, उसके इस अजीब बर्ताव के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़की? हमारी तो कोई भी लड़की नहीं है। वो सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि मैंने उस लड़की को उनके घर में उनके साथ देखा था। तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं यहाँ काम करने आया था, वो लड़की आपके पीछे छिपकर खड़ी थी, मुझे देख रही थी। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर कहा कि उनकी कोई भी बेटी नहीं है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं बहुत दुविधा में था। अगर उनकी कोई बेटी नहीं थी तो वो कौन थी? मैंने फिर उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों से कुछ पूछताछ की। तब मुझे पता चला कि उस घर में रहने वालों की एक बेटी थी जिसने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। वो किसी लड़के को बहुत प्यार करते थे। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, पर एक दिन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। उसके बाद जब लड़के को पता चला कि वो लड़की दिमागी मरीज़ है, तो उसने उससे शादी तोड़ दी और वो लड़की ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। मुझे वो बात सुनकर बहुत डर लग रहा था कि मैं एक भूत या आत्मा से प्यार करने लगा हूँ। वो कोई इंसान नहीं थी और मैंने अगले ही दिन वो घर, वो मकान छोड़ दिया और वहाँ से जाने का फैसला किया। उस रात मैंने अपने सारा सामान पैक कर लिया और मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। रात के करीब 3 बजे मुझे नींद में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। ये सोचकर ही मुझे पसीना आने लगा। मुझे अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि हो ना हो ये वही लड़की होगी। मैंने उठकर देखा तो बिल्कुल मेरे सामने हवा में लटक रही थी वो। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई थी। मुझे घूरते घूरते बड़े अजीब तरीके से हंसने लगी। वो हंसी सुनकर मेरा शरीर सुन पड़ गया। मेरा खून किसी बर्फ़ की तरह जम गया। हाथ पांव कांपने लगे। उसके हाथों में कुछ तो था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, वो क्या करने वाली है, और मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगा। अगले ही पल वो जो उसके हाथ में जो चीज़ थी, उसको लेकर मुझ पर हमला करने के लिए वो मेरी ओर भागने लगी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे मैं उस मकान से बाहर भागा। रास्ते में भागते हुए मैं बहुत दूर पहुंच चुका था, बहुत दूर आ गया था, और भागते भागते मैं अपने पुराने हॉस्टल पर आ गया। उस रात मैं अपने एक दोस्त के साथ रहा और सुबह होते ही मैंने उस घर को, उस शहर को छोड़ दिया और अपने घर चला गया। उस रात ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि मेरी माँ के साथ भी हुआ था। हम दोनों उसी दिन उस शहर को छोड़कर चले गए। उसके बाद मुझे और मेरी माँ को कभी कोई लड़की नहीं दिखाई दी, पर अब भी उस लड़की का डरावना चेहरा याद करता हूँ, ना चाहते हुए भी दिल दहल जाता है। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में सोच के आपकी सोच उस डायरेक्शन में चली जाती है, आपकी रूह कांप जाती है? ख्याल रखिएगा अपना, किसी की बुरी नज़र आप पर तो नहीं।